नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो अपने चल रहे हैं वीडियोस जो कि किससे रिलेटेड है, इंडियन एविडेंस एक्ट से, उसी के आगे हम कंटिन्यूटी करेंगे सेक्शन नंबर 3 को। तो आइए पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, उससे पहले हमें चलना पड़ेगा किसके पास, फिर से हमारे चैप्टर्स के पास। तो हम चला रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जो हमारी बात करता है प्रिलिमिनरी की, सेक्शन नंबर 1, 2 का फॉर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में और सेकंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्शन कमिटमेंट में, सेक्शन 2 कहते हुए रिपील हो गया 1938 में, सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने कर लिया था। सबसे पहले हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट के बाद हम फैक्ट पेश किए, वहाँ जाके फैक्ट हमारे पास रेलेवेंट थे और फिर हम फैक्ट इन इशू से मिले, और फैक्ट इन इशू के लिए हम लोग क्या आए थे, डॉक्यूमेंट लेके आए थे। तो हमारा चल रहा है सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 उसी कड़ी में हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद आता है हमारे पास एविडेंस, क्योंकि इसमें नंबरिंग तो है नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बाद आता है एविडेंस की डेफिनेशन। आप जब एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे, साक्ष्य की परिभाषा देखेंगे, तो वहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखेंगे, ए और बी। जो पहला पॉइंट है वो बात करता है ऑरल एविडेंस की, और दूसरा बात करता है डॉक्यूमेंट्री की। ऑरल एविडेंस के लिए 2 बातें आती हैं, कोर्ट आपको परमिशन देता है या आपसे रिक्वायर करता है, और ये आता है इंस्पेक्शन के लिए। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ऑरल एविडेंस वो एविडेंस देते हैं जो इंक्वायरी के दौरान कोर्ट आपसे रिक्वायर करता है या आपको परमिशन देता है कि आप एविडेंस दीजिए, तभी आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। और डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड आए, परमिशन देना, अनुज्ञा देना, और रिक्वायर करना, अपेक्षा करना, ये 2 शब्दों का क्यों यूज़ किया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है इन 2 शब्दों के पीछे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सेक्शन नंबर 121 से 131। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 121 से 131 जो है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस की बात करता है, जो कि ना तो आपको परमिशन देता है और ना ही आपसे रिक्वायर करता है। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जो सेक्शन 121 से 131 में जो बातें आई गई हैं उनको डिस्क्लोज करने की कोर्ट परमिशन नहीं देती है, अदर देन कुछ एक्सेप्शन कानून में सभी जगह होते हैं, इसलिए आप वर्ड यूज़ किया, रिक्वायर और परमिशन। अब इस एविडेंस की डेफिनेशन यही खत्म हो जाती है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे डेफिनेशन क्लोज से आगे बढ़ते। तो एविडेंस के टाइप ऑफ में हम आया ऑरल एविडेंस और ये आया डॉक्यूमेंट्री। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ऑरल एविडेंस जो है हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 56, 59 एंड 60 में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम पढ़ते हैं 61 से लेकर 90 के एक के अंदर, ठीक है। ये हमारा पार्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास आते हैं 59 और 60 में, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। 2 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं हमारी। जो इनडायरेक्ट एविडेंस है इसको हियर से एविडेंस भी बोलते हैं, हियर से एविडेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे निकलता है तो सेक्शन 61 आता है, और 61 कहता है हमारे पास 2 एविडेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब जब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं तो 60, इसके साथ 62 और 64 आता है, इसके साथ 63 और 65 आता है। ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा 62 और 65 है, 62 हमें बताता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या क्या होते हैं, और 64 हमें बताता है हर कंडीशन प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाना चाहिए, जबकि 63 हमें बताता है सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं, और 65 बताता है वे परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, वे सर्कमस्टेंसेस, क्या कहता है, वे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू बैरेक्ट, हमारे पास एविडेंस के टाइप ये हो गए हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, जब हम जाते हैं कोर्ट के पास, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आते हैं अपने पास ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस। क्या का कोर्ट की वकालत करते हैं तो वहाँ पे आते हैं ऑरल। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू लॉ, बैरेक्ट यानी लॉ, ठीक है। कोर्ट के जाते हैं तो ऑरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा होते हैं आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस,
और फोर्थ वन होता है हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, खून से सने हुए कपड़े, पत्थर, खून से सना हुआ पत्थर, रामपुरी चाकू, AK-47, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। और जो आता है हमारे हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातें जिसे कहते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ आ गया, किसी ने किसी को कहते हुए कुछ सुना, तो ये हियर से एविडेंस। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में 4 एविडेंस चलते हैं। डायरेक्ट लॉ और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने चलते हैं। जुडिशरी के इंटरव्यू में ये काम आएगा, जुडिशरी के इंटरव्यू में ये काम आ सकता है, मेन एग्जाम में भी ये काम आ सकता है, बट प्री एग्जाम के अंदर ही है। हालांकि प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू सब में काम आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज में तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी उठेंगे ना, मोस्ट 25 क्वेश्चन है, उसमें तो अनलिमिटेड है। तो कॉलेज में तो कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 15, 20 जितने लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ तो पास होना है तो कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 3 के अंदर जो बात करता है कोर्ट की। कोर्ट के अंदर फैक्ट के अंदर आया हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट, फिर फैक्ट एंड इशू, देन उनको डॉक्यूमेंट से प्रूव किया, फिर आया हमारा एविडेंस। अब एविडेंस को एग्जाम में क्या करना पड़ता है और फिर कोर्ट में क्या करना पड़ता है, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। तो अगला अपना जो डेफिनेशन है वो बात करता है हमारे 3 चीज़ों की, जो बात करता है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। हिंदी में साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। जब आप प्रूव्ड पढ़ते हैं तो साबित का मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की बात करता है। किसके एग्जिस्टेंस, फैक्ट के एग्जिस्टेंस की। तो यहाँ पे आया एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, फैक्ट के एग्जिस्टेंस की बात करता है। ये फैक्ट्स के नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है, और ये कहता है ना तो प्रूफ हुआ और ना ही डिसप्रूव हुआ। तो शॉर्टकट में याद किया। तो प्रूव्ड कहता है कि कोर्ट के सामने जब कभी भी कोई चीज़ आती है जिसपे कोर्ट को बिलीव करना चाहिए कि इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, या कोर्ट ये मान के चलता है कि उसकी जगह कोई प्रूडेंट होता तो वो भी ये मान के चलता है कि ऐसे एग्जिस्टेंस में है, ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो उसे कहा जाता है प्रूव्ड हुआ। जैसे आपके लिखा हुआ बैरिक में देखिएगा क्या कहता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exist। तो किसकी बात कर रहा है, किसी मैटर के एग्जिस्टेंस की बात करता है। तो कोर्ट के सामने जब भी कोई चीज़ आती है, कोर्ट ये मान के चलता है उसका अस्तित्व है, और कोर्ट कहता है कि मेज का कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता तो उसको भी मान के चलना चाहिए कि ऐसा एग्जिस्टेंस हुआ होगा, तो ये साबित है। बस पूरा कॉपी पेस्ट आप देखो, सेकंड डेफिनेशन वहाँ एक वर्ड चेंज है, जहाँ एग्जिस्ट की बात होती है वहाँ नॉन एग्जिस्ट की, बाकी सेम टू सेम है। ये देखिए, a fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or consider it is not existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। तो क्या कहा, किसी मैटर के अंदर किसी बात का अस्तित्व नहीं है और कोर्ट ही मान के चलता है उस बात का अस्तित्व नहीं है, या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होना चाहिए, या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उसको भी इस बात पे मान के चलना चाहिए उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसे डिसप्रूव। 2 एग्जाम्पल देती हूँ प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड का। प्रूव का आता है कि क्या होता है, मनुष्य की एक प्रॉब्लम होती है कि जहाँ कब्रिस्तान हुआ करते थे, जहाँ पहले नदियाँ चली करती थी, वहाँ मनुष्य अपने घर बसा लेता है। कोर्ट ये मान के चलता है कि जिन चीज़ों का पहले से था वो एक दिन वापस आता है, पानी अपनी जगह बना लेता है। तो जो नदियाँ सूख चुकी है वहाँ आप अपना घर बनाते हैं, 100 साल या 200 साल बाद वहाँ नदी वापस आती है, ये उस नदी का एग्जिस्टेंस था। और एक प्रज्ञावान व्यक्ति को भी इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि ये नदी कभी भी वापस आ सकती है, सो यहाँ पर हमें आबादी नहीं बनानी चाहिए, पर फिर भी हम बनाते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस, भूत प्रेत, रात को सपने में एक आता है भूत, वो कहता है कि सुबह तुम किसी को मार दोगे तो तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे, आप जाके मार देते हो, कोर्ट से, ये तो मर्डर है, कोर्ट से कहते हो सर मुझे भूत ने आके कहा, नॉन एग्जिस्टेंस है, हो ही नहीं सकता, भूत मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे एक छोटे बच्चे कहते हैं, छोटे बच्चे होते घर में, आप कहते हो बेटा जाओ और वाटर बॉटल लेके आओ फ्रिज से, वो कहते हो नो मम्मा उधर भूत है, आप क्या कहते हो, नो नो बेटा भूत वूत कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता और ये प्रूडेंट मैन भी मान के चलता है एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो होता ना साबित। और जो फिर ये आता है डिसप्रूव्ड, ठीक है। फिर आता है जो ना तो प्रूव हुआ और जो ना डिसप्रूव हुआ, वो है हमारा लास्ट। देन आता है ये सब कहाँ है, इंडिया, इंडिया रे इंडिया, ये है इंडिया जहाँ पे एविडेंस का एक्सटेंड है। ये इंडिया का डेफिनेशन CPC में भी है, इस इंडिया का डेफिनेशन IPC में भी है, इस इंडिया का डेफिनेशन CRPC में भी है, ठीक है। CPC में कहाँ दिया हुआ है, टू
7B। IPC में कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 18 है ना, 17 सरकार 18 इंडिया, और CRPC में 2 का F। तो आपको जब भी पढ़ाई करते हैं तो ये ढूंढना चाहिए कहाँ का दिया गया है। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, ये आपको चैट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है। एक शॉर्टकट वे के अंदर कैसे आपको पढ़ना चाहिए, बैग को कैसे याद करना चाहिए, उसके कैसे डायग्राम बना के आप अपने क्या बोलते हैं नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। इवन तो इंडिया के बाहर रह के भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंडिया के बाहर रह कर भी हमसे पढ़ते हैं। हाँ है वो इंडिया के, बट बाहर है, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप इंडिया के अंदर, इंडिया के, क्योंकि हम तो जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और ये तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। राजस्थान जुडिशरी की बात करूँ तो 2018-19 के, क्योंकि 16 में मेरा कोचिंग सेंटर खुला था, 17 की वैकेंसी में 18 में एग्जाम होता, तो 18 में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। 19 की वैकेंसी में मेरे यहाँ पे 41 बच्चे सेलेक्ट हुए, और 2021 की वैकेंसी में हमारे 31 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। ये वो स्टूडेंट है जो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हैं। हमने इनमें से ऐसी कोई फोटो नहीं लगाई जो हमसे कभी जुड़ा ही नहीं। अगर मान लो किसी ने फॉर्म भी भरा है लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं किया तो भी हमने फ़ोटो नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट है। हाँ, इनमें स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं? टेस्ट सीरीज के होते हैं, मॉक टेस्ट के होते हैं, ठीक है, मॉक इंटरव्यू के होते हैं, और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच के भी होते हैं। इसके साथ ही साथ गुजरात जुडिशरी की बात करते हो तो 3 साल से हमारे पास रिजल्ट है। हम दिल्ली जुडिशरी की बात करती हूँ तो 3 साल से दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट भी है। उत्तराखंड में भी रिजल्ट है, झारखंड में भी रिजल्ट है, उड़ीसा में भी रिजल्ट है, वेस्ट बंगाल में भी रिजल्ट है। अब तक जहाँ जहाँ से बच्चे हमसे जुड़ पाए वहाँ से रिजल्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कम होती हैं, लिमिटेड सीटें रहती है हमारे पास, लेकिन रिजल्ट हमारे पास रेशियो अच्छा होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि पढ़ाने वाली मैं अकेली हूँ, मेरे पास फैकल्टीज़ नहीं होती, तो मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मैं अकेले कर सकती हूँ। इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं, मेरी फ़ीस थोड़ी हाई होती है, पढ़ाने का तरीका मेरा डिफरेंट होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और हर बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। कोर्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें क्लास के पढ़ाने का पूरा वे होगा, साथ में एक पैम्पलेट होगा जिसमें आपकी फीस होगी। आप 3 डेज़ का रजिस्ट्रेशन करा के डेमो ले सकते हैं और देन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।